हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या जानना रहता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसको क्लासीफाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि इस धरती पर लाखों की संख्या में ऑर्गेनिज्म जीव मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बहुत लाखों की संख्या में है। अगर हम आपके सामने लाखों की संख्या में जीव लाकर रख दें तो आपको पहचानने में परेशानी होगी कि कौन क्या है, कौन एक दूसरे का सिमिलर है। मतलब ऐसे कहते नहीं, कौन किसका भाई है, कौन क्या है। तो हमें इसको पहचानने के लिए इनको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है। जिसमें कुछ सिमिलरिटी रहती है उसको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, जिसमें और कुछ सिमिलरिटी है उसको अगले ग्रुप में रख देते हैं। ऐसे ऐसे टाइप में हम ग्रुप में रखते हैं। तो क्या इस ग्रुप में रखने की प्रोसेस में अनेक साइंटिस्ट ने अपना काम किया, उन्होंने बहुत-बहुत अपने हिसाब से थ्योरी दी, तो थ्योरी भी इवॉल्व होती चली गई। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार ही दिया और बता दिया कि हाँ, ब्रह्मांड के या धरती के सारे जीव को हम ऐसे-ऐसे क्लासिफ़ाई करेंगे, बस हो गया, यही अंतिम थियरी है। नहीं, कोई भी अंतिम थियरी नहीं है, जो कि आज हम सबसे सफल थियरी पढ़ते हैं, 5 किंगडम थियरी, 5 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफ़िकेशन, वो भी सफल नहीं हो सकता है। इन फ्यूचर उसमें भी कोई चेंज आए, वो भी इवॉल्व हो सकती है। तो हम कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है। तो एनसीईआरटी जब शुरू करती है तो पहले कहती है कि हमने पहले साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं लिया था। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं लिया था। हमने पहले अपने नीड के आधार पर, नीड सबसे पहली जो जीव की सभ्यता में सबसे पहली नीड उनकी क्या थी, उनकी सबसे पहली नीड क्या रही होगी किसी भी जीव के लिए। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो क्या कहते हैं, रोटी के लिए फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर तो सबसे पहली जरूरत क्या थी उनकी? सबसे पहली जरूरत क्या थी उनकी? तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जिससे हमें फूड मिलता था उसको हम जानते थे कि हाँ, ये ऐसी चीज है जिसको हम बना के या कच्चा खा सकते हैं या बना के खा सकते हैं। जिससे हमें कपड़े की वस्तुएं मिलती हैं। जैसे कोई पेड़ पौधा रहा होगा जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां रही होंगी, उन्हें हम कपड़ों के रूप में पुराने जमाने में, पुराने जब आदि मानव थे तो यूज कर लेते थे। तो पूर्वज यूज कर लेते थे। और जहाँ से शेल्टर, जैसे कोई बांस का पेड़ हो गया, कोई टिम्बर का पेड़ हो गया, जिससे हमें लगता था कि हाँ, हम इसको यूज करके अपना छोटा मोटा घर बना लेंगे, रहने लायक कुछ बना लेंगे। तो फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, मतलब ये चीजें हमारे जरूरत के हिसाब से थी। इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था कि यही इसका साइंटिफिक बेसिस है, इसी आधार पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, इसका मतलब था इसको हमने अपनी जरूरत के हिसाब से क्लासीफाई किया। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के हिसाब से, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। पहला साइंटिफिक बेसिस जो जिसने प्रस्तुत किया उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने पहला साइंटिफिक बेसिस प्रस्तुत किया। एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक बेसिस, इन्होंने क्या साइंटिफिक बेसिस लिया? इन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या क्लासिफाई किया? प्लांट प्लांट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्लांट को तीन भागों में क्लासिफाई किया। प्लांट को इन्होंने तीन भागों में क्लासिफाई किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स, श्रब्स श्रब्स एंड एंड ट्री। इन्होंने प्लांट को तीन भागों में क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर यूज किया था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर देखा था। इन्होंने देखने के आधार पे कैसा है, जो छोटे पौधे थे, छोटे हरे भरे पौधे थे, उसको इन्होंने हर्ब्स कहा। जो मीडियम साइज की झाड़ियां थी उसको उन्होंने श्रब्स कहा। जो बड़े बड़े पेड़ थे उसको उन्होंने ट्री कहा। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, प्लांट को तीन भागों में कैटेगराइज किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। और इन्होंने एनिमल को देखा। इन्होंने एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एनिमल को किस बेसिस पर डिवाइड किया? इन्होंने एनिमल के लिए क्या देखा? इन्होंने देखा कि जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेड ब्लड है और जिसमें रेड ब्लड नहीं है, एक को क्लासिफाई किया।
एक में रेड ब्लड होगा, एक में रेड ब्लड नहीं होगा। एक में रेड ब्लड होगा, रेड ब्लड ब्लड होगा, रेड ब्लड होगा, और इसमें रेड ब्लड नहीं होगा, रेड ब्लड नहीं होगा। जिसमें रेड ब्लड होगा उसको उन्होंने क्या क्या कहा, जिसमें रेड ब्लड होगा उसको इनएमिया कहा, इनएमिया, इनएमिया कहा। जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा इसमें कहा एनेमिया, एनेमिया। जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा उसको कहा एनेमा, एनेमा कहा। मतलब ए से एब्सेंट है रेड ब्लड, ई से प्रेजेंट है रेड ब्लड। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज करके प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री में डिवाइड किया और एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, जो रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड होता है, जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। जैसे रेड ब्लड किसमें होता है, हमारे अंदर देखेंगे तो रेड ब्लड रहता है। अभी एक हम कॉकरोच उठाकर देख लेंगे तो उसमें रेड ब्लड नहीं होता है। ऑर्थोपोडा में भी रेड ब्लड नहीं होता है, ब्लड किसी और का, उसी और कलर का होता है। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने ऐसा कैरेक्टर देखा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उनकी बहुत ही मशहूर थियरी है उनकी, उसको क्या कहते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। इसके बाद इसको आप आई होप नोट कर लिए होंगे। तो इसके बाद आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, दो जगत संसार, दो जगत संसार। तो संसार को दो भागों में बांटा, मतलब पूरे होल ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। वो दो पार्ट कौन से थे, इनके दो पार्ट वो थे एनिमल और प्लांट। इनके दो पार्ट कौन से थे, एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, इन्होंने किस बेसिस पर प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया। इनका बेसिस था, इनका बेसिस था, इन्होंने बेसिस माना बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने क्या बेसिस माना, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लीनियस। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। किसने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस। किसने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने दिया। तो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किस 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 दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, एनिमल्स में डिवाइड किया, प्लांट्स में डिवाइड किया। इनका बेसिस क्या था, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल किसमें, इसमें सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्या अब हो गया, सेल वॉल के बेसिस पर इन्होंने डिवाइड कर दिया, अब तो हो गया। अब तो धरती पर क्या है, इनके हिसाब से धरती पर केवल एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं था। इनकी थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी, इन्होंने दो तीन चीजों को कंसीडर नहीं किया। इन्होंने इनका ड्रॉबैक क्या थी थियरी की, ड्रॉबैक जिसको हम कमियां कह सकते हैं, इनकी थियरी की कमियां ये थी कि ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच के डिफरेंस को नहीं बता पाए। इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक में रख दिया, जो कि दोनों बहुत डिसिमिलर होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी कोई है ही नहीं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग अलग रखना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर,
मतलब एक कोशिका से बनी हुई, एक सेल से बनी हुई जीव को और बहुत सारी कोशिका से बनी हुई जीव, एक से ज्यादा कोशिका से बने वाले जीव को इन्होंने एक में रख दिया। तो एक कोशिका और बहुत सारी कोशिका जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक में रख दी। और इनका तीसरा ड्रॉबैक था एनसीईआरटी के अनुसार, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी इन्होंने इसी में रख दिया। मतलब मतलब अर्थ पर दो ही मौजूद हैं इनके अनुसार। अर्थ पर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, जो भी है एनिमल्स में रख दो, प्लांट्स में रख दो। बैक्टीरिया को भी इन्होंने एनिमल्स में रख दिया, जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया को आप एनिमल्स में नहीं रख सकते हैं, आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक में रख दिया। यूनिसेलुलर प्लांट भी है, प्लांट को भी यूनिसेलुलर प्लांट को भी आप और मल्टीसेलुलर को भी आपने एक में ही रख दिया। यूनिसेलुलर प्लांट को यहाँ रख दिया, मल्टीसेलुलर प्लांट को यहाँ, यूनिसेलुलर एनिमल्स को यहाँ रख दिया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक उसको प्लांट में रख दिया, जो कि फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, जिसको हम थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। सब मिटा देंगे, यहाँ पर हम थ्री कर लेंगे। यहाँ पर थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? इसको किसने दिया? गिवन बाई गिवन बाई हेकल, हेकल ने दिया। स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। किसने दिया? हेकल ने दिया, हेकल ने दिया। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या ऐड की? एनिमल्स और प्लांट्स तो यही रहेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स किंगडम दोनों मौजूद रहेंगे, कुछ एनिमल्स में से निकलेंगे, कुछ प्लांट्स में से निकलेंगे, तो नया किंगडम बनेगा। इन्होंने नया किंगडम एक दिया, तीसरा किंगडम इन्होंने एक दिया, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब बात आती है एनिमल और प्लांट में, तो हमने रखा था सबको एनिमल और प्लांट में रखा था। अब प्रोटिस्टा में किसको रखा जाए? प्रोटिस्टा में हम प्रोटिस्टा में आने की शर्त यही है, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में आने की शर्त यही है कि वो यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होना चाहिए। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट पूरा लिखते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा contains all unicellular eukaryotes। सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्लांट भी हो सकता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एनिमल्स भी हो सकता है। जैसे हम अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सबको हम कहाँ रखेंगे? सबको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे, क्योंकि इसकी शर्त क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम बनाने की शर्त क्या थी? कि प्रोटिस्टा में हम उन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो एक सेल के बने हुए होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, एक सेल के बने हुए होते हैं और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। आप इसके पहले आपने पढ़ा टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? जिसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसके उसमें क्या कौन कौन से इन्होंने किंगडम बनाए? उन्होंने बनाए एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। वो किस चीज पर बेस्ड था? सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट होगा, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल होगा। तो इसके बाद आते हैं कहानी में एक साइंटिस्ट, जिनको हम हैकल कहते हैं। इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक नए किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा कैसा किंगडम रहेगा? प्रोटिस्टा में ऐड होने के लिए, अगर जीव को प्रोटिस्टा में ऐड होना है तो उसके लिए इसकी शर्त क्या है? कि वो जीव प्रोटिस्टा में तभी ऐड होगा अगर वो एक सेल का बना होगा और यूकैरियोटिक होगा। एक सेल यूनिसेलुलर, ऑल प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन्स ऑल सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हमने प्रोटिस्टा में रखा। तो क्या अब यहाँ पर स्टॉप लगा देना चाहिए? अब आगे नहीं बनेगा? नहीं, अब आगे भी बनेगा। हम सबसे एडवांस मानते हैं फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ये थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके बाद फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा। तो हम सबको ऐसे रहने देते हैं, प्रोटिस्टा को ही रहने देते हैं। ये तो प्रोटिस्टा को बाद में निकलेंगे, ठीक है। इसको रख करके हम यहाँ लिख देते हैं
4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड। तो इन्होंने कौन सा किंगडम इन्होंने ऐड किया? एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, यहाँ लिख लो आप प्रोटिस्टा। तो पहले से 3 किंगडम दिए जा चुके हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स और प्लांट्स को दिया गया और 3 में प्रोटिस्टा को दिया गया। चौथा क्लासिफिकेशन आने के लिए तैयार है। तो चौथे किंगडम का क्या नाम था? मोनेरा। चौथा किंगडम जो कोपलैंड के द्वारा दिया गया वो था, क्या था? मोनेरा। क्योंकि जब हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमने वहां प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया था, प्रोटिस्टा हमने बनाया। प्रोटिस्टा को हमने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बनाया। प्रोटिस्टा में हमने क्या रखा? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सभी यूनिसेलुलर एक सेल वाले यूकैरियोट को हमने प्रोटिस्टा में रखा। लेकिन अभी भी हम प्रोकैरियोटिक को, अभी भी जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हेकल द्वारा दिया गया था तो हेकल ने प्रोकैरियोट के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। तो उनका ड्रॉबैक यही था कि आपने प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया। एक किंगडम कैसे कंप्लीट माना जाएगा? एक क्लासिफिकेशन कैसे कंप्लीट माना जाएगा? कोई तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कोई किंगडम होना चाहिए जो प्रोकैरियोट के बारे में बात करे। अभी तक ऐसा कोई किंगडम नहीं आया था जो प्रोकैरियोट के बारे में बात करे। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड ने मोनेरा के बारे में बात किया। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा में सारे बैक्टीरिया को ऐड किया गया, सारे के सारे बैक्टीरिया को ऐड किया गया। बैक्टीरिया कैसे हैं? प्रोकैरियोट। देखो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करने के लिए हमारे पास कौन सा किंगडम आया? मोनेरा आया, प्रोकैरियोटिक किंगडम की जिसने बात की। प्रोकैरियोट की बात की, ऑल प्रोकैरियोट, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया। तो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद आता है सबसे एडवांस, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग डालेंगे, मैंने मिटा दिया क्योंकि हमें सारा सब कुछ बनाना पड़ेगा। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कब आया? 1969 में। 1969 में। इसका डेट भी आपको याद रखना है। अगर जो डेट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है आपको एटलीस्ट उसको याद ही रखना है। RH proposed by in 1969, proposed by RH Whittaker, proposed by RH Whittaker। आप स्पेलिंग देख लीजिए, RH Whittaker, proposed by RH Whittaker। कब प्रपोज किया गया? 1969 में। और इन्होंने बेसिस क्या रखा? इन्होंने पहले से क्या मौजूद था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आएंगे? आपका हो गया एनिमेलिया दिया जा चुका था, एनिमेलिया प्लांटी, प्रोटिस्टा, और क्या दिया जा चुका था? मोनेरा। तो एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा दिया जा चुका था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम और ऐड किया गया, फंजाई को ऐड किया गया। तो आपका 1 2 3 4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके क्या क्या आएंगे? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। सीक्वेंस से आप नहीं याद रखेंगे, सीक्वेंस अलग है। तो
प्रपोज किया गया, जिसका बेसिस क्या था, बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिस क्या था, बेस्ड ऑन इसका जो बेस्ड ऑन था, जिसका क्राइटेरिया क्या लिया गया, इसको प्रपोज करने का क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया था आपका क्राइटेरिया, पहला था सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, और दूसरा था बॉडी ऑर्गे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा क्या था, रिप्रोडक्शन, पांचवा क्या था, फाइलो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया, आपको बहुत अच्छे से याद है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड इन 1969, in 1969 proposed by R.H. Whittaker. The main criteria used by him, the main criteria the main criteria the main criteria used by him क्या थे मेन क्राइटेरिया, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर मतलब सेल यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है, सेलुलर लेवल का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेल ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशन का रिलेशनशिप भी दिया गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, एवोल्यूशन में कौन किसके सिमिलर था इसको भी ध्यान में रखा गया, इसलिए ध्यान में रखा गया कि सारे किंगडम में सब कुछ आपको ऐड हो जाए, कुछ इसमें गड़बड़ी ना मिले। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया इसको, इसमें कमियां मोस्ट एक्सेप्टेड, इसमें कमियां कुछ थी लेकिन कमी इसमें कुछ कमियां थी लेकिन बहुत सारी कमियां नहीं थी, इसमें इसको परफेक्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट माना गया। इसके बाद सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें क्या मोनेरा को अलग किया गया दो डोमेन में, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट क्लासिफिकेशन था। तो हम देखेंगे किस में क्या आता है, एनिमलिया में क्या आता है, प्लांट में क्या आता है, प्रोटिस्टा में क्या आता है, मोनेरा में, फंजाई में क्या आता है। तो जो इसका बेसिस मेन क्राइटेरिया यूज हुआ, इसको आप एमसीक्यू में भी यूज हो सकता है, आपको 2 3 हटा के चौथा कोई और दे दी और आपसे पूछ ली इसमें से कौन सा इसका क्राइटेरिया नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ क्या था, रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको किसी कीमत पे भूलना ही नहीं, ठीक है, आप देख लीजिए। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम था, पहला आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया, एनिमेलिया। किसमें क्या आता है हम देखेंगे। मोनेरा में क्या आता है, मोनेरा में आते हैं ऑल प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हो सकता है एंड आर्के बैक्टीरिया। तो ऑल प्रोकैरियोट आपको दिया जाए, आपको ऑप्शन में दिया जाए कि सभी प्रोकैरियोट किसमें आते हैं, सभी प्रोकैरियोट को किसमें रखा जाता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, आपको 4 ऑप्शन में, और प्लांटी में। तो आपको क्या टिक करना है कि नहीं, सभी प्रोकैरियोट को हम कहाँ रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या रखते हैं,
ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किस में रखा जाता है? प्रोटिस्टा में रखा जाता है। इसका एग्जांपल देख लेंगे आप, अमीबा का एग्जांपल क्या होगा? अमीबा क्लोरेला। फंजाई में क्या आता है? फंजाई में आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक? नहीं, फंजाई यूकैरियोटिक है। इसका सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक है। इसके बारे में इतना जानते रहिए। इसमें सेल वॉल पाया जाता है? हाँ, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो आते हैं प्लांटी में। प्लांटी कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं? आप कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब आप समझते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऐसे होते हैं कि जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक ऐसे होते हैं जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, इन ऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो सड़े गले पदार्थ पे अपने आप को ग्रो करें, वहां से न्यूट्रिशन ले, चाहे लिविंग से न्यूट्रिशन ले, तो ये दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोट कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑल प्लांट्स, जो अपने आसपास प्लांट्स देख रहे हैं, सभी प्लांट्स कहते हैं ऑटोट्रॉपिक हैं। और इसमें एक ऐसा है, इसका सेल टाइप कैसा है? ये भी यूकैरियोट्स हैं। इसमें एक ऐसे हैं, ये भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। इनमें ऑल एनिमल्स, तो ऑल एनिमल्स आएंगे। देखिए, आपका इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आया था। हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसे आपको कह रहा है मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो कैसा है? मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। आपको मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ढूंढना है जिसकी सेल वॉल किसकी बनी हो? काइटिन की बनी। तो मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टी है, ये भी मल्टी है, ये भी मल्टी है, ये यूनिसेलुलर है, यहाँ लिखा है, ये भी यूनी है। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक और सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो वो क्या है? फंगस है। एक क्वेश्चन नीट 2025 में आपको पूछा गया था। हेट्रोट्रॉप विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हेट्रोट्रॉप ऐसे हेट्रोट्रॉप जिनमें टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में पाया जाता है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हमारे अंदर क्या पाया जाता है? हमारे अंदर टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होती हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। इनमें केवल टिश्यू और ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। तो एनिमल्स को टिक करेंगे आप। तो प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। तो अब प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, तो प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? मोनेरा हमारे प्रोकैरियोटिक हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। तो ऑल प्रोकैरियोट होंगे। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक, ये हो जाएगा आपका। यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहता है सेलुलर लेवल का है। इसमें एक ही सेल है, इसमें कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इसमें हार्ट, लिवर जैसा कोई चीज नहीं पाया जाता है। तो क्या है? यूकैरियोटिक है और सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो आपको नहीं समझ में आया होगा, जो आपको लग रहा होगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप उसको कमेंट में बताइए। हम अगले लेक्चर में उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।